चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे एजेंडा में है वो है स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल दो टॉपिक से, दो स्टैंडर्ड से पूछा गया है। एक IS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक IS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर। कॉम्प्रिहेंसिव 20 मार्क की वेटेज का सवाल है। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। कहता है प्रिपेयर BL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलोंग विद द कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023। द कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। 31 दिसंबर 2023 में हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करना है टुगेदर विद कंपैरेटिव, यानी कि 2023 की मूवमेंट भी बताएंगे और 2022 की मूवमेंट भी बताएंगे। अब सवाल को रीड करते हैं। कहता है The financial statement of Baird Limited for the year ended 31st December 2023 are under preparation. During the review of the draft financial statements of Baird Limited, following matters have been identified. A statement of changes in equity was not prepared in the draft financial statement. In this respect, the following details have been gathered. Point number 1 का पहला बुलेट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑन 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर नहीं है, 1 जनवरी 2022 is as good as 31 December 2021 and 1 January 2021 is as good as 31 December 2020। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ₹10 ईच है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन अर्निंग्स है। अगले बुलेट्स में कहता है कि BL प्रॉफिट फॉर 2023 ड्राफ्ट 2022 एंड 21 were 575 million, 477 million and 321 million respectively। 2021 और 22 के फाइनेंशियल से पब्लिश हो चुके हैं, तो उनके फाइनल प्रॉफिट का नंबर है, और 2023 का हम बना रहे हैं तो ये ड्राफ्ट नंबर है। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021। देखिए, जिस साल का फाइनल डिविडेंड होता है ना, अगले साल इश्यू किया पे किया जाता है, और जिस साल का इंटरिम डिविडेंड होता है उस साल पे किया जाता है। तो अगर 31 दिसंबर 2022 का फाइनल, 31 दिसंबर 2021 का फाइनल डिविडेंड है, तो ये 2022 में पे होगा। Final dividend for the year ended 31st December 2021 comprised of 15% cash dividend and 10% bonus share. The bonus issue was made from the share premium and the bonus shares were issued in April 22 after payment of cash dividend. यानी पहले कैश डिविडेंड देना है, फिर बोनस डिविडेंड देना। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? यस, इससे फर्क पड़ेगा। अगर आपने पहले बोनस डिविडेंड दिया तो फिर उन बोनस शेयर्स पे भी कैश डिविडेंड देना पड़ जाता। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया है कि पहले कैश देना है फिर बोनस देना है। हाँ, अगर लिखा हुआ ना हो तो फिर जो भी आपको सही लगे कर ले। A bonus issue of 25% was made in July 2023 as an interim dividend। 2023 में, जुलाई 2023 में 25% का बोनस इंटरिम डिविडेंड। And 40 million rights shares were issued in October 2023 at ₹18 per share। Transaction cost of 3 million were incurred। 40 मिलियन शेयर इशू किए 18 रुपए के हिसाब से, तो टोटल बहुत सारा पैसा आया और 3 मिलियन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर हो गई। तो यहां तो हमारे पास सीधा सीधा IS 1 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर आगे कहता है ऑन 1 January 2020 company received a government grant of 600 million to acquire a manufacturing plant। However, the grant was treated as income on receipt। The manufacturing plant was acquired at a cost of 1,000 million on 1 January 2020। It was estimated to have a useful life of 8 years and residual value of 100 million। क्या कह रहा है? हमने 1 जनवरी 2020 पे 1000 मिलियन का एक एसेट खरीदा, प्लांट खरीदा, जिसकी लाइफ 8 साल और रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन थी। 1 जनवरी 2020 पे गवर्नमेंट ने हमें 600 मिलियन की ग्रांट दी इस प्लांट को खरीदने के लिए, और हमने पूरी की पूरी ग्रांट एज अ इनकम रिकॉर्ड कर दी। सर ये चेंज ऑफ पॉलिसी है, चेंज ऑफ एस्टिमेट है या करेक्शन ऑफ एरर है? सर ये एरर है, करेक्शन ऑफ एरर है। फिर कहता है BL had decided to adopt the revaluation model from 1 January 2023 for subsequent measurement and build for subsequent measurement of building and land included in property plan and equipment। ध्यान दे सवाल पे, कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है 1 जनवरी 2023 पे लैंड और बिल्डिंग के लिए, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की।
However, this change has not been accounted for in the draft financial statement. ये चेंज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटेड फॉर नहीं है। आगे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। हमारे पास एसेट्स में लैंड, ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग है। 1 जनवरी 2023 पे रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी 2023 पे इनकी WDV, 1 जनवरी 2023 पे इनकी रिवैल्यूड अमाउंट और 1 जनवरी 2023 पे इनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अवेलेबल है। ऑन 1 नवंबर 2023 BL सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। कह रहे साल के दरमियान में 1 नवंबर पे हमने लैंड का 40% हिस्सा बेच दिया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। BL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। कह रहे स्ट्रेट लाइन मेथड पे बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है और हम हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पर रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं। एक बहुत तगड़ी एडजस्टमेंट है इस सवाल की सर, सारी तगड़ी एडजस्टमेंट है। अब इस सवाल को कैसे लेकर चलना चाहिए, इस सवाल को कैसे लेकर चलना चाहिए? देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए तुम्हें एक तो इक्विटी के सारे नंबर्स की मूवमेंट बनानी है, जिसका डेटा लार्जली यहां पे दिया हुआ है। एक करेक्शन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट है और एक एडजस्टमेंट जो कि करंट ईयर की है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो पहले इन एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करते हुए हमें अपना प्रॉफिट सही कर लेना चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट सही कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, बार्ड लिमिटेड। अच्छा देखें, एग्जाम में एक आइडियल एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? एग्जाम में एक आइडियल एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये नहीं होगी कि आपका सवाल वर्किंग से स्टार्ट हो रहा है। इसने हमसे मांगा किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2023 की 2022 की, तो जो सवाल में मांगा है ना आपका आंसर वहां से शुरू होना चाहिए। तो अब मुझे अंदाजे के हिसाब से मैं देख लूं कि मेरे जो आंसर पेपर की साइज है, एक पेपर पे या 2 पेपर पे हमारे पास ये सवाल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब 2 पेपर छोड़ के अपनी वर्किंग स्टार्ट कर। अब वर्किंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वर्किंग 1, हम प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं। हमारे पास तीन सालों के प्रॉफिट अवेलेबल थे। सवाल के पॉइंट नंबर 1 के सेकंड बुलेट में 2023, 22 और 21 3 साल का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो 2023, 2022 और 2021, इन 3 सालों का हमारे पास प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है। 2023 का 575, 2022 का 477 और 2021 का 321। अब पहले आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 2 कह रहे 2020 में तुम्हें 600 मिलियन की ग्रांट मिली जिसको तुमने एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लिया। ये पर्टेन करती है एक प्लांट से जिसकी लाइफ है 8 साल। तो अगर मैं सही करूं तो ये एरर किस साल किया है? 2020 में। यानी कि 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन 2020 में भी एक इंपैक्ट आएगा। सही है? क्या इंपैक्ट आएगा कि 2020 में आपने 600 मिलियन की ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर ली है, तो हमें रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितनी? सर 2020 में जो हमने 600 मिलियन की ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर दी है इसे हम रिवर्स कर देंगे। और 2020 में ग्रांट इनकम तो रिवर्स हो गई। ग्रांट इनकम रिवर्स होगी, क्या रिकॉर्ड होगी? डेफर्ड ग्रांट। कि जो डेफर्ड ग्रांट है ये एसेट की यूजफुल लाइफ पे अमोटाइज होगा, तो हमें अमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट इनकम करना है। कितना? 600 डिवाइडेड बाय 8। अभी जो अमोटाइजेशन ऑफ डेफर्ड ग्रांट हुआ है ये 2020 में भी होगा, 2021 में भी होगा, 2022 में भी होगा और 2023 में भी होगा। ये करेक्शन ऑफ एरर वाली एडजस्टमेंट निपट गई। बस यही करना था यहाँ पे कि जो ग्रांट इनकम 600 की रिकॉर्ड की उसे रिवर्स कर दिया, जो अमोटाइजेशन रिकॉर्ड नहीं की उसे हमने रिकॉर्ड किया। इसके बाद
एडजस्टमेंट नंबर 3, ये समझ आ गई एडजस्टमेंट नंबर 2 सबको? नहीं, क्योंकि इनकम फॉर द ईयर बनती है, बैलेंस शीट एसेट बनती है, सही है। अब पॉइंट नंबर 3 पर्टेन करता है 1 जनवरी 2023, सब कुछ करंट ईयर में हुआ, यानी कि इन सालों के प्रॉफिट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि 1 जनवरी 13 पे अपनी बिल्डिंग और लैंड को रिवैल्यू करने का इरादा किया, इन तीनों की डब्ल्यूडीवी दे दी 1 जनवरी 13 पे, इन तीनों की डिवैल्यूड अमाउंट दे दी 1 जनवरी 23 पे, सॉरी 1 जनवरी 23 पे, और इन तीनों की रिमेनिंग लाइफ दे दी साल के शुरू में। 1 नवंबर पे 40% लैंड हमने बेच दी। देखो उन्होंने क्या कहा है, दिस चेंज हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें 2023 के ड्राफ्ट फाइनेंशियल बना के दिए, यानी कि इस 2023 के ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस रिवैल्यूएशन मॉडल के चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया होगा, यानी बिफोर रिवैल्यूएशन एसेट डेप्रिशिएट कर दिया होगा, बिफोर रिवैल्यूएशन 40% लैंड का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब अगर तो हम रिवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं तो हमने एक वर्किंग करना होगी, वर्किंग टू सर हमारे पास एक एसेट लैंड है, एक एसेट ऑफिस बिल्डिंग है, और एक एसेट फैक्ट्री बिल्डिंग है। हमारे पास 1 जनवरी 23 पे इनकी कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीवी अवेलेबल है, कितनी? इनकी कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यूडीवी अवेलेबल है 1750 और 2023 का हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। अभी क्या करना है उस पर आता हूं। क्या किया इन्होंने, इन्होंने साल के शुरू की डब्ल्यूडीवी उठाई होगी, और एज पर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया होगा। तो लैंड पे कितना डेप्रिसिएशन आया होगा? सर लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, शुक्र है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है 9 साल की लाइफ पे, और फैक्ट्री डेप्रिशिएट हुई है 5 साल की लाइफ पे। तो 750 डिवाइडेड बाय 9 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 5, 83.3 और 200। और ये डेप्रिशिएट होने के बाद 31 दिसंबर 2023 पे कैरिंग अमाउंट आ गई होगी, तो ये 1000 ही रहा होगा, 666.7 कर देते हैं, और ये अगर 750 में से 83 निकाले, मैं पूरा ही राउंड अप करूं, और ये 800 हो गया होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर इन्होंने 70% नहीं 40% बेच दी, 40% लैंड बेच दी, तो 40% डिस्पोजल रिकॉर्ड किया होगा, तो 400 से ये कम हो गया होगा, और ये 600 पे रह गई होगी 31 दिसंबर 23 पे कैरिंग। ये मैं सही काम नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूं जो हो चुका है, सही है। अब अगर हम इसके अकाउंटेंट होते, अगर हम इसके अकाउंटेंट होते तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 1 जनवरी 2023 पे आपकी कैरिंग अमाउंट है 1000, 750 और 1000। चूंकि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आना चाहते हो साल के पहले दिन, तो 1 जनवरी 23 पे आपको लाना है एसेट्स को फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 1250, 1200 और 550। 1250, 1200 और 550। अब अगर 1000 की लैंड को 1250 पे लाना है, तो 250 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन कहां रिकॉर्ड होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। 750 के एसेट को 750 की ऑफिस बिल्डिंग को 1200 पे लाना है,
तो 450 का अपवर्ड इम्पैक्ट कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिवॉल्यूशन सरप्लस में। पीनल क्यों कह रहे हैं? और 1000 की फैक्ट्री बिल्डिंग को 550 पे लाना है। 1000 के एसिड को 550 पे लाना है, क्या करेंगे? सर एक ऐसे एक स्टूडेंट ने बिल्कुल गलत बात कही कि चेक करेंगे कि रिवॉल्यूशन सरप्लस में बैलेंस है या नहीं। ये गलत बात कैसे है? क्योंकि हम तो पहली बार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ना। सही है, मतलब टॉन्ट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझाना ऑब्जेक्टिव है कि पहली बार रिवॉल्यूशन करें तो फिर रिवॉल्यूशन सरप्लस का बैलेंस होगा ही नहीं। तो कितना डाउनवर्ड? 450। और ये डाउनवर्ड का रिकॉर्ड होगा पीएनएल। क्या ये समझ आता है? मैं अब अगर ये 450 पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, किस साल के पीएनएल में? 2023। तो 2023 के पीएनएल में रिवैल्यूएशन लॉस 450। सही है सर। ये करने के बाद ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो गई। हमारा एसेट 1 जनवरी 2023 पे लैंड 1250, ऑफिस बिल्डिंग 1200 और फैक्ट्री बिल्डिंग 550 पे आ गई। तो हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 2023 का। सर लैंड पे कितना डेप्रिसिएशन? 0। बिल्डिंग पे 1200 की फेयर वैल्यू और इसकी लाइफ कितनी थी साल के शुरू में? 9 साल। और फैक्ट्री पे 550 की फेयर वैल्यू और लाइफ थी इसकी 5 साल। 133। बस 133 कर देते हैं इसको। और ये आ गया 110। ये हमारे एसेट्स, ये हमारे एसेट्स। ध्यान दे सर, ये हमारे एसेट्स 31 दिसंबर 23 की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो ये आ गया 1250, 1067 और 440। अब डेप्रिसिएशन को अगर मैं कंपेयर करूं, आता हूं। लैंड सेल भी किए, उस पर आता हूं। लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ। ऑफिस बिल्डिंग पे 83 का डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया है। होना कितना चाहिए था? 133। 133 और 33 का डिफरेंस 50 से रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग पे 200 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया है, 110 का रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो 90 से रिवर्स करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, इसको हमने रिवर्स करना है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको? सर 50 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है ऑफिस बिल्डिंग पे, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, जब 50 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो 50 से प्रॉफिट कम होगा। एंड रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना था? 90। जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या यहां तक समझ आता है? मैं और कौन कौन से नंबर्स यहां से ऐसे रेलिवेंट है जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएंगे? प्रॉफिट के नंबर को तो मैं सही करता जा रहा हूं। और भी कुछ नंबर्स है जो यहां से चेंजेस इन इक्विटी में उठकर जाने हैं, उसको मार्क कर लें। सर जब आपने एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का नंबर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा। और जिन एसेट्स को आपने डेप्रिशिएट किया, इनमें अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, सर यहां नॉर्मली 200 का डेप्रिसिएशन बनता, हमने तो वैसे ही कम रिकॉर्ड किया। यहां 83 का नॉर्मली डेप्रिसिएशन बनता, हमने कितना रिकॉर्ड किया है? 133। यानी कि ये 50 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है। तो इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर क्या ये समझ आ रहा है? मैं अब आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है। हमने एक लैंड का 40% हिस्सा बेच दिया। हमने तो लैंड रिवैल्यू ही नहीं की, 1000 में से 40% 400 की लैंड उड़ा दी। जबकि एक्चुअली 1000 की लैंड पहले 1250 पे साल के पहले रिवैल्यू होनी चाहिए थी, और फिर इस 1250 में से 40% हिस्सा डिस्पोज ऑफ हुआ। तो आप लोगों ने, इसमें कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, कि तुम्हारी सिर्फ जनरल नॉलेज है, तुम्हारा आईक्यू है।
आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर 1000 का 400 उड़ा दिया, 1250 का 40% उड़ाना चाहिए था, क्या इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? क्या इसका रिवैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? ये दो इंपैक्ट आपने सोचने, अगर नहीं होगा तो विद रीजनिंग, अगर होगा तो विद रीजनिंग। खुद से सोचो जरा, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने खुद से। यहाँ देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर ये जो 40% लैंड बेची है ना, इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक एडजस्टमेंट आएगा, इसका पीएनएल में भी एक एडजस्टमेंट आएगी। क्यों? देखो, यहां देखें सर, हमारे पास लैंड की कैरिंग अमाउंट 1000 रिकॉर्डेड है, होनी कितनी चाहिए थी? 1250। सही है। अब तुमने 40% डिस्पोजल किया, तो 1000 का 40% आ गया 400, और 1250 का 40% 500, 600, 500। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिस्पोजल आ जाएगी 600 और 750। अब हमें नहीं पता कि कितने का बेचा है, तो हमें तो पता ही नहीं कि कितने का बेचा, तो हमें तो पता ही नहीं कि गेन कितना है लॉस कितना है, और हमें नहीं पता गेन कितना है लॉस कितना है, तो हमें ये भी नहीं पता कि गलत या अंडर या ओवर गेन और लॉस कितना रिकॉर्डेड है। सर व्हाट इफ कि मैं अज्यूम करूं कि सेलिंग प्राइस लेट से 820 थी। व्हाट इफ कि मैं अज्यूम करूं कि सेलिंग प्राइस 820 थी, तो अगर 400 की कैरिंग वाली चीज, 400 की कैरिंग वैल्यू वाली चीज आप 820 में बेचो, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 420। और अगर आप 500 की कैरिंग वैल्यू वाली चीज 820 में बेचो, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 320। इसका मतलब है कि अगर हम 820 की सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लें, 820 कहां से आया सर? अज्यूम किया है, बताता हूं कैसे। 820 की सेलिंग प्राइस ऐसे ही हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लें, तो जो गलत काम किया उसमें 420 का गेन रिकॉर्डेड है, और सही काम करते तो कितना गेन रिकॉर्डेड होता है? 320। तो एक समझ आया कि 100 का गेन कम करना है। सर ये 820 तो आप कहां से लाए? हो सकता है नुकसान में बेची हो सकता है हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 150 में बेच दिया। तो अगर मैं 400 रुपए की कैरिंग वाली चीज 150 में बेचूं, तो कितना लॉस आया होगा? और अगर 500 की कैरिंग वाली चीज 150 में बेचूं, तो इसका मतलब है कि अब देखें, तो 250 का लॉस रिकॉर्डेड है, कितना लॉस रिकॉर्ड करना था? तो 100 का लॉस बढ़ा देंगे। सर व्हाट इफ फ्री में दे दी होती? व्हाट इफ कि फ्री में दे दी होती, तो फिर 400 का लॉस आता, आना कितना चाहिए था? 500 का लॉस, तो भी 100 का लॉस मजीद रिकॉर्ड करो। 100 से गेन कम करो या 100 से लॉस बढ़ाओ, बात एक ही है। तुम कोई भी सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लो, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है मैं नहीं मालूम, इंपैक्ट ये आना है कि जितने से डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू बढ़ रही है ना, जितने से डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू बढ़ रही है, उतने से या तो गेन कम होगा या लॉस बढ़ जाएगा। समझ आता है ये? तो इसका मतलब है कि हमारे पीएनएल में एक एडजस्टमेंट आएगी, दैट इज 40% डिस्पोजल ऑफ लैंड। 100 रुपए से हमारा गेन, या गेन कम हो जाएगा या लॉस बढ़ जाएगा। अब जब ये लैंड का 40% बेच दिया, जब ये लैंड का 40% बेच दिया, तो इस पे जो हमने 250 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया है, इसका भी 40% रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 100। तो 100 का अमाउंट हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं? सर ये वाली बात दोबारा से बताएं, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप मुझसे पूछनी है। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? क्या ये वाली बात क्लियर है? पक्की बात है?
हम ये बात जानते हैं कि जब एक एसेट को ऊपर रिवैल्यू किया जाए तो जब वो एसेट डेप्रिशिएट होगा तो हर साल एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठकर रिटेन में जाएगा, और अगर वो एसेट बिक जाए तो सारा का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस उठाकर रिटेन में ले जा देते हैं। ये बात याद है? मैं अब एक लैंड जिसे हमने साल के पहले दिन रिवैल्यू करके 250 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया, हमने साल के आखिर में उसका 40% बेच दिया, तो उस रिवॉल्यूशन सरप्लस का 40% भी रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। तो 250 का 40% इज, क्या ये समझ आ रहा है? हमें सर हमने प्रॉफिट के नंबर्स की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। जरा 2023 का प्रॉफिट देखो कितना हो गया? 140। सही है। और 2022 का 552, और 2021 का 396। और हमारे पास 2020 का प्रॉफिट नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि इसमें एडजस्टमेंट कितनी है, 600 नेगेटिव, 75 पॉजिटिव। सही है। मुझे प्रॉफिट का नंबर नहीं पता तो मैं सही कैसे करूं? अब हमने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हम इस पोजीशन में आ गए कि सवाल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना सकते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे। बार्ड लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। सर हमें इक्विटी के कितने कॉलम्स बनाने हैं इस सवाल में? इस सवाल में एक तो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट आएगी, और इन्होंने कहा था कि टोटल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स तो बनने ही बनना है। एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल, एक कॉलम आ जाएगा शेयर प्रीमियम, एक कॉलम आ जाएगा रिटेन अर्निंग, और एक कॉलम आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब 31 दिसंबर 2023 हमारा करंट ईयर है, और हमें टुगेदर विद कंपैरेटिव बनानी है, यानी कि 2023 की मूवमेंट बनानी है, 2022 की मूवमेंट बनानी है। तो हमारा ये चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट होगा एज एट 31 दिसंबर 2021, एज एट 31 दिसंबर 2021। समझ आ रहा है तुम्हें? सर 31 दिसंबर 2021 के नंबर है सवाल में। सर 1 जनवरी 22 और 1 जनवरी 21 के नंबर अवेलेबल है। तो 31 दिसंबर 2021 इज एज गुड एज 1 जनवरी 2022। शेयर कैपिटल है 2400 मिलियन, रिटेन शेयर प्रीमियम है 563 मिलियन, और रिटेन अर्निंग है 1345, और रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी नहीं है क्योंकि एसेट तो पहली बार 2023 में रिवैल्यू है। अब हम 2022 और 2023 की मूवमेंट बनाएंगे। हम 2022 और 2023 की मूवमेंट बनाएंगे। 2022 और 23 का हमने प्रॉफिट सही कर दिया है, लेकिन एरर का इंपैक्ट 2021 और 20 में भी आ रहा है। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? सर इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा कि आपने जो एज एट 31 दिसंबर 2021 के रिटेन अर्निंग का नंबर लिखा, 31 दिसंबर 2021 के पहले की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो हमारे पास एक लाइन आइटम आ जाएगा, एडजस्टमेंट या करेक्शन ऑफ एरर। अब कितना इंपैक्ट है जो कि 31 दिसंबर 2021 से पहले का है? यहां पर आओ सर। 2021 से पहले 75 की इनकम रिकॉर्ड करनी है, 75 की इनकम रिकॉर्ड करनी है, और 600 की इनकम रिवर्स करनी है। तो 75 प्लस 75 माइनस 600, 450। तो 75 प्लस 75 माइनस 600 कितना? 450। 450 से हमारी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। ये हमारे पास
एज एट 31 दिसंबर 2021 के ही नंबर आएंगे, लेकिन ये नंबर हमारे रिस्टेटेड है। तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 563, ये हो जाएगा 895 और ये हो जाएगा 0। सर अब हमें 2021 की मूवमेंट बनानी है। अब आप ये देखो कि 2021 की कौन कौन सी एंट्रीज आपके लिए रेलेवेंट है। सॉरी 2022 की, हम 2022 की मूवमेंट बनाना है। एक तो 2021 का फाइनल डिविडेंड है जो 2022 में पे किया होगा, तो ये 2022 में आएगा। फिर जुलाई 2023 में बोनस इशू है, ये 2023 में आएगा क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है। और फिर अक्टूबर 2023 में राइट इशू किए, तो ये भी 2023 में आएगा। 2022 में हम 2021 का फाइनल डिविडेंड दिखाएंगे। तो कैश डिविडेंड है 15%, ये सवाल में दिया हुआ था। तो हमारे पास फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2023, सॉरी फॉर द ईयर 2021, कैश डिविडेंड is 15% एंड बोनस डिविडेंड कितना था? 10%। डिविडेंड परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगेगी। 2400 का 15%, 360, तो 360 से रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। और बोनस 2400 का 10%, 240। सर कॉपी ना करें, पहले समझ तो लें। 240 इन्होंने हमें बता दिया था, इन्होंने हमें बता दिया था कि जो बोनस दिया जाएगा ना, कहाँ लिखा था, द बोनस वॉज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम। तो 240 से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और शेयर प्रीमियम जाएगा। क्या ये समझ आता है हमें? इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट। बोनस डिविडेंड जब आप देते हैं तो या तो रिटेन अर्निंग से देते हैं या शेयर प्रीमियम से देते हैं। तो बोनस की एंट्री क्या बनती है? रिटेन अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग से शेयर प्रीमियम कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फिर हम रिटेन अर्निंग से दे देते हैं, मतलब फिर हम रिटेन अर्निंग से भी दे दें, शेयर प्रीमियम से दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने बता दिया हमें। सर फिर हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022। और ये जो 2022 का प्रॉफिट है, ये भी हमारा रिस्टेटेड है। रिस्टेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 2022 का, तो वो कितना था? 552। और ये प्रॉफिट हमारा रिटेन अर्निंग की कॉलम में आ जाएगा। ये हमारे पास सर ये 552 है, 522 नहीं है। ये हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2022 रिस्टेटेड आ जाएगा। तो 2400 प्लस 240, 2640, 323, 1060 और ये 0। ये भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो कंपैरेटिव ईयर की चेंजेस इन इक्विटी बनाई है, अभी करंट ईयर की भी बनानी है। अब इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंटिन्यू हो रही है। एज एट 31 दिसंबर 2022 रिस्टेटेड, जो हमने ऊपर नंबर लिखे हैं, 2640, 323, 1060। मुझे कोई नंबर समझ नहीं आ रहा तो ये गलत है सर, ये 1087 है। ठीक है। अब 2023 के साल में आ रहे हैं, 2023 की मूवमेंट पे आ रहे हैं। 2023 में क्या क्या हुआ? कह रहे 2023 में एक तो 25% जुलाई 2023 में इंटरिम डिविडेंड दिया।
इंटरम डिविडेंड दिया, बोनस डिविडेंड दिया, 25% का डिविडेंड दिया, रिटेन अर्निंग से निकालेंगे, शेयर कैपिटल प्रीमियम से निकालेंगे? शेयर प्रीमियम से निकालेंगे, रिटेन अर्निंग से निकालेंगे? सर ये बात मैंने बताई IS1 में कि डिविडेंड के तौर पे अगर बोनस दिया जा रहा है तो ये तो रिटेन अर्निंग से ही निकलेगा, अनलेस कि वो स्पेसिफिकली कहते कि वो शेयर प्रीमियम से निकले। तो 25% बोनस डिविडेंड हमारे पास, इंटरम डिविडेंड, इंटरम बोनस डिविडेंड 2023 25%, 2640 का 25%, 660 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा। फिर हमने राइट शेयर इश्यू किए। अब राइट शेयर वाली एडजस्टमेंट देखो, 40 मिलियन राइट शेयर इश्यू किए 18 रुपए के हिसाब से और 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। 40 मिलियन राइट शेयर इशू किए 18 रुपए के हिसाब से और 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। यहां देखें सर, 40 मिलियन राइट शेयर्स 18 रुपए के हिसाब से, तो टोटल पैसा कितना आया? 720 मिलियन। 720 मिलियन। अब इस 720 मिलियन के दो हिस्से हैं, एक शेयर कैपिटल और एक शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितना क्या होगा? 430 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, 400 मिलियन। और शेयर प्रीमियम में कितना क्या होगा? 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8, 320 मिलियन। लेकिन शेयर को इश्यू करने में 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर हुई, तो ये शेयर प्रीमियम से एडजस्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 317 मिलियन। समझ आ रहा है सबको? सर ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? सर पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। 40 मिलियन शेयर किए 18 के हिसाब से, तो टोटल कितने पैसे आए? 10 रुपए पार वैल्यू के शेयर कैपिटल में डाल दिया, 8 रुपए ऊपर के प्रीमियम में डाल दिया। शेयर कैपिटल में पूरा 400 गया, 3 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रीमियम से एडजस्ट कर दी, शेयर प्रीमियम से ही। तो फिर कर सकते हैं, फिर हम शेयर डिस्काउंट दिखा देंगे बेहतर है नेगेटिव में। 400 और 317 सर हमारे पास एक लाइन आइटम आ जाएगा, इशू ऑफ राइट शेयर्स या इशू ऑफ 40 मिलियन राइट शेयर्स एट ₹18 पर शेयर। तो 400 से शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 317 से शेयर प्रीमियम बढ़ेगा, रिटेन अर्निंग रिवॉल्यूशन सरप्लस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जी। हाँ कोई सर इसके बाद क्या आएगा? हमने पॉइंट नंबर 1 की सारी एडजस्टमेंट्स मैनेज कर ली है। अब हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास फॉर द ईयर 2023 हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी। प्रॉफिट का नंबर हमने वर्किंग 1 में कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 140। ये आएगा रिटेन अर्निंग के कॉलम में। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना नंबर आएगा? 140 कहाँ है सर? 140 ये रहा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या नंबर आएगा? जो करंट ईयर में अपवर्ड रिवॉल्यूशन की, ये हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट की थी, 250 और 450, 250 और 450, तो ये हो जाएगा अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक और एडजस्टमेंट आएगी, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। इसमें दो नंबर्स थे, एक था इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का 50 और एक था डिस्पोजल वाला 100, 150, 50 प्लस 100, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकलेगा और रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल नंबर्स आ जाएंगे एजेड
31 दिसंबर 2023, क्या यहाँ रिस्ट्रिक्टेड आएगा? नहीं सर, ये पहली बार रिपोर्ट हो रहे हैं। मुझे जल्दी से इसका टोटल बता दें। कितना? 3700 और 640। ये हमारा यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। सुकून से इसे कॉपी करें, जो जो समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगा। हाँ सर, ये 317 शेयर प्रीमियम में कैसे आया ये समझाते हैं। यहाँ देखो, इन्होंने कहा था लास्ट बुलेट में कि हमने 40 मिलियन शेयर्स इश्यू किए 18 रुपए के हिसाब से। तो हमने कहा कि अगर आपने 40 मिलियन शेयर्स इश्यू किए 18 रुपए के हिसाब से, आपके पास टोटल 720 मिलियन आया होगा। 40 मिलियन इंटू 10 रुपए शेयर कैपिटल में चला गया होगा। 40 मिलियन ऊपर के 8 रुपए शेयर प्रीमियम में जाएगा। फिर आगे कहा कि 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है। तो शेयर्स इश्यू करने में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इश्यू होती है वो पीएनएल में नहीं जाती, वो रिटेन अर्निंग में नहीं जाती, वो शेयर प्रीमियम या शेयर डिस्काउंट से एडजस्ट होती है। तो 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने शेयर प्रीमियम में एडजस्ट कर दी। सर अगर आप इसकी जनरल एंट्री बना दें, सर इसकी बहुत आसान जनरल एंट्री बनेगी। कैश डेबिट 720 मिलियन, कैश क्रेडिट 3 मिलियन, शेयर कैपिटल क्रेडिट 400 मिलियन और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 317 मिलियन। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में से आपने 150 कैसे ट्रांसफर किया ये भी एक्सप्लेन करते हैं। सर 2023 में हमारे साल में जब हमने एसेट को ऊपर रिवैल्यू किया तो ऑफिस बिल्डिंग पे आम हालात में 83 का डेप्रिसिएशन था। रिवैल्यू करने की वजह से 133 का डेप्रिसिएशन आया था। तो 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। फिर ये जो लैंड थी जिसपे 250 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया था, इसमें से 40% लैंड बेच थी, तो 40% ऑफ 250 भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्न नहीं। तो ये वाला 100 और ये वाला 50, ये आ गया 150 प्रॉफिट। सर इसके लिए तो मैंने आपको ये वर्किंग बताई थी ना। इस वर्किंग के नतीजे में क्या है कि गलत हालात में 420 का गेन रिकॉर्डेड है, सही हालात में 320 का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था, यानी कि 100 से गेन कम करना है। या गलत हालात में 250 का लॉस रिकॉर्डेड है जबकि 350 का रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो 100 से लॉस बढ़ाना है। तो गेन कम करूं या लॉस बढ़ाऊं, बात एक ही है कि नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। कॉपी कर लेंगे सर इसे। वो तो इन्होंने किया हुआ होगा ना। वो नहीं कहा कि वो गलत किया है, इन्होंने कहा हमने ग्रांट की ट्रीटमेंट गलत कर दी थी, एसेट तो सही किया होगा, हमें क्या पता। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन में आपने जो लैंड का 40% पे सेल किया इसकी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर दें। सर अगर बोनस डिविडेंड शेयर प्रीमियम से देंगे फर्स्ट, फिर रिटेन अर्निंग से देंगे। सुन लो, अगर बोनस डिविडेंड है ना, अगर बोनस डिविडेंड है तो हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। अगर रिटेन अर्निंग में बैलेंस ना हो तो फिर शेयर प्रीमियम से दिया जाएगा। मैं बोनस डिविडेंड की बात कर रहा हूं। और अगर आपसे कहते हैं कि हमने बोनस शेयर इशू किए, तो फिर आप शेयर प्रीमियम से पहले इशू करते हैं, फिर शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए तो रिटेन अर्निंग से। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बोनस डिविडेंड का लफ्ज इस्तेमाल करें ना, तो पहले रिटेन अर्निंग फिर शेयर प्रीमियम। और अगर बोनस शेयर इशू करने की बात करें, डिविडेंड का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तो फिर पहले शेयर प्रीमियम और फिर रिटेन अर्निंग। और अगर आपका एग्जामिनर बता ही नहीं रहा ना कुछ भी, तो फिर इस केस में आप कुछ भी कर लो, ऐसा को फर्क नहीं पड़ता, बस डिविडेंड को रिटेन अर्निंग से ही पहले एडजस्ट करना चाहिए। जी रुमायसा, ये फाइल ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन ये बताया था ना कि वो डिविडेंड था।
वकार, ये तो इतनी लेंदी एडजस्टमेंट है, पूरी इतनी डिटेल में समझाई है कि बस के रिकॉर्डिंग से देख लेना।